नमस्कार। आज हमारे बीच गुजरात के माननीय राज्यपाल महोदय श्री कृष्णपाल सिंह जी आए हुए हैं। केवल राज्यपाल शब्द से उनका परिचय अधूरा रहेगा। वे 1942 में भारतीय स्वातंत्र्य जंग में शामिल हुए थे। क्रांति भाई परम जी के साथ भी थे। भारतीय सामाजिक नीति और सार्वजनिक नीति में उनका काफी योगदान है। आचार्य नरेंद्र देव, प्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सन्निकट थे। उनकी सार्वजनिक जीवन की कहानी बहुत दीर्घ है। वे मध्य प्रदेश विधानसभा में 1962 से 1990 तक विधायक भी रह चुके थे, मंत्री रहे हैं और अन्य विभागों में वे जुड़े हुए रहे। उन्होंने विदेश प्रवास के द्वारा विदेशों की जनजीवन का भी अध्ययन किया है। वे समाजवादी अर्थतंत्र से लेकर मुक्त अर्थतंत्र के अभ्यासी भी रहे। उनका सामाजिक न्याय, लोकतंत्रीय समाजवाद और बिन सांप्रदायिकता से अखूट विश्वास है। आज हम उनको कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। शायद इसे हमें बहुत कुछ गुजरात और उनके व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ जानने को मिलेगा। आदरणीय राज्यपाल जी, आपका स्वागत है। मेरा प्रश्न आपके दीर्घ जीवन यात्रा से जुड़ा हुआ है। आप समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं। आज दुनिया में समाजवाद की क्या स्थिति है? कृपया उससे जुड़े हुए अपने संघर्षों के बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, मैं एक विद्यार्थी की हैसियत से सबसे पहले सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित परमानंद जी के संपर्क में आया और उनके कारण मैं 42 के गांधी जी के करो या मरो नारे से प्रभावित हुआ और आंदोलन में शरीक हुआ, गिरफ्तार हुआ। साल भर के करीब मैं जेल में भी रहा। उसके बाद निकला तो विद्यार्थी हो गया। कॉलेज में जब गया तो उस समय समाजवाद की आदर्श, सिद्धांत और विचार से मैं प्रभावित हुआ। फिर सन 1946 में मैं श्री आचार्य नरेंद्र देव जी के कलम से मैं सदस्य बना समाजवादी पार्टी का। तब से मैं जयप्रकाश जी, लोहिया जी, अशोक जी, अरुणा शफरली जी, इनके बहुत सानिध्य में रहकर संघर्ष और समाजवाद दोनों के बीच में चलता रहा। मैं ये मानता हूँ कि आज भी दुनिया के लिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ही केवल एक मार्ग है जो कि गांधी की आदर्श का समाजवाद ला सके। यह सही है कि आज रूस में साम्यवादी सरकार का पतन हो गया। मैं ये मानता हूँ कि साम्यवाद का पतन हुआ है, गणतांत्रिक समाजवाद का नहीं। आपको याद होगा कि जब मार्क्स का एक तंत्रीय साम्यवाद रूस में प्रभावशाली था, उसी समय प्रोफेसर हेराल्ड लास्की साहब ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एक सिद्धांत दिया। हमारे देश में उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और आचार्य नरेंद्र देव दोनों ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को ही स्वीकार किया और इस देश को दिया। आज की स्थिति में भी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की रेलेवेंस, उसकी उपयोगिता है। मैं स्वयं विद्यार्थी आंदोलन, किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन में शरीक रहा हूँ और दर्जनों बार जेल भी गया। मैं अभी भी बहुत स्पष्ट हूँ, लिबरलाइजेशन
हो रहा है ठीक है, लेकिन ये सब समाजवाद के लिए जरूरी है कि हम चिंतन करें। ये विचारधाराओं की लड़ाई और अस्तित्व, ये तो एक प्रश्न है ही। उनके साथ मेरे ख्याल से एक बात ये भी जुड़ी हुई है कि समूचा समाज जीवन कुछ न कुछ दृष्टि से बदलता रहा है। अपने देश में आज़ादी के पहले और बाद के समाज में आप कुछ अंतर पाते हैं क्या? बहुत बड़ा अंतर है। वैसे देखिए, ये देश इतना पुराना और अपनी सभ्यता और संस्कृति का अलग से धनवान है कि छोटी मोटी घटनाएं इसको बहुत प्रभावित नहीं कर सकती। इस देश को हम 1947 के पहले देखें, गरीब, भूखा, शोषित और गुलाम देश रहा, अभावों का देश रहा, अशिक्षा का देश रहा। स्वराज के बाद यह देश आज आत्मसम्मान का देश बन गया। हम गुलामी से मुक्त हो चुके हैं और हर एक क्षेत्र में हम तरक्की करते चले जा रहे हैं। हमारे नौजवान लड़के लड़कियां आज विदेशों से किसी भी चीज़ में, टेक्नोलॉजी, साइंस, उद्योग, व्यापार, कंप्यूटर, इस सब में दुनिया के किसी भी नौजवान या वैज्ञानिक के समकक्ष खड़े हो सकते हैं। आज हम सम्मान के देश बन गए, आत्मगौरव के देश बन चुके हैं। स्वराज के पहले हम एक गुलाम देश थे। मुझे याद आ रहा है कि भारतीय संविधान के 50 वर्ष की अर्ध शताब्दी हम मनाने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। बहुत से पड़ाव आए हैं इन दिनों में। आप उन पड़ावों में से किसे महत्व देंगे? कोई विशेष घटना भी आप लेते हैं तो? देखिए, संविधान के विषय में मुझे कई मौके आए हैं इन पर बात करने की और व्याख्या करने की। जिसमें हमारा ये संविधान बना और हमारे निर्माताओं ने अपनी मेहनत करके इसको तैयार किया, उस समय दुनिया दो तरह की नैतिक विचारधाराओं से प्रभावित थी जहाँ तक संविधान का संबंध है। एक थी जो अध्यक्षीय प्रणाली, जिसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, और दूसरी थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इन दो सिस्टम के बीच में से हमारे विधान निर्माताओं ने दोनों सिस्टमों का समन्वयीकरण किया है और अपने संविधान को भारत की उस समय की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर फिर एक संविधान बनाया जो दुनिया का बेहतरीन विधान है। और उसमें वो प्रावधान भी है कि संविधान को बदलने के लिए कई सड़कों में आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। संविधान में ही प्रावधान है कि किस तरह से उसे बदला जा सकता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारा संविधान बहुत ही उपयोगी और उपयुक्त है। रह गई बात घटना की बात, तो जो संवैधानिक घटना है, संविधान से संबंधित घटना है, उसमें तो एक ही महत्वपूर्ण घटना हुई है। वो जब आपको याद होगा सन 1975 में इस देश में वो क्या कहते हैं, इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति की घोषणा हुई। वही केवल एक संवैधानिक घटना हुई है और तो बाकी अमेंडमेंट होते रहे। आदरणीय राज्यपाल जी, आजकल एक प्रश्न बहुत चल रहा है राज्यपाल की महत्ता और मर्यादा का। कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ आपका विचार 356 की ओर है। मैं समझता हूँ इस समय मुझे कुछ करना नहीं चाहिए इस पर, क्योंकि अदालतों में प्रकरण चल रहे हैं।
जहाँ तक राज्यपाल का पद का सवाल है, उस समय देश की स्थिति के आधार पर संविधान निर्माताओं ने इसकी आवश्यकता समझी है राज्यपाल के पद की, और उन्होंने ला दिया। अब इस पर वैसे चर्चाएं बहुत चल रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अभी इसका उपयोग है। हम संविधान में राज्यपाल को बहुत अधिक कुछ जो अधिकार और जिम्मेदारी दी गई है, मैं तो ये मानता हूँ कि उनको विशेष ध्यान रखते हुए राज्यपालों को अपनी जिम्मेदारी और को समझना चाहिए और बड़े संजीदगी से अपने उन अधिकारों का उपयोग करना चाहिए, गहन विचार विमर्श के बाद। अब मैं कुछ व्यक्तिगत बातों की ओर जा रहा हूँ। राजनीति के अतिरिक्त आपकी रुचियाँ क्या है? हमने ये भी देखा है कि आप साहित्य से बहुत अनुरक्त हुए रहे हैं। देखिए, मैं एक सामान्य परिवार का बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ। मैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कर्मचारियों के लिए लगातार संघर्ष रहा। तो मुझे कोई विशेष रुचि अपने जीवन में नहीं लगती। मैं समाज सेवा के कार्य में लगा हूँ। जो परेशान हैं, दलित हैं, उनके लिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, तो ये मेरे जीवन का, जिसे एक कर्मयोग कह सकते हैं, वो रहा। दूसरा, मेरी आदत रही है, अभी भी है, मैं पढ़ता बहुत रहता हूँ हर विषय पर, चाहे वो धार्मिक चीज़ें हों, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की हों, चाहे राजनीति की हो, चाहे जो। मुझे मौका मिला, हजारों हजार किताबें मैंने पढ़ी। जो आपने सवाल किया मेरी व्यक्तिगत रुचि का, वैसे मुझे काव्य से रुचि जरूर बहुत है। मैं मेरे जीवन को बहुत अधिक जयशंकर प्रसाद जी, मैथिली शरण गुप्त जी, रामधारी सिद्धिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी जी और खास करके रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं ने बहुत प्रभावित किया। हमारे समाजवादी मित्र थे भवानी प्रसाद तिवारी जबलपुर की, उन्होंने रविन्द्रनाथ जी की कविताओं का गीतांजलि करके ट्रांसफ़र किया। उसमें उन्होंने जो एक पंक्ति लिखी मुझे आज भी याद है, बहुत प्रभावित किया। सांध्य रवि ने कहा कि मेरा काम लेगा कौन, शायद डूबते हुए सूर्य को ये घमंड था, मेरे जाने के बाद कौन देश दुनिया को उजाला दे सकेगा, प्रकाश दे सकेगा। तभी सांध्य रवि ने कहा कि मेरा काम लेगा कौन, सुनकर रह गया जग सारा निरुत्तर मौन। सारी दुनिया स्तब्ध रह गई कि यहाँ कौन कर सकता है। तब टिमाते हुए माटी के एक दिए ने कहा कि जब तक बन बढ़ेगा मैं करूँगा ना। इसने मुझे प्रेरित किया कि इस बहुत बड़े से बड़े काम को भी एक छोटा से छोटा व्यक्ति और नगण्य आदमी कर सकता है। ये मेरे जीवन में बहुत भाषा था। गुजरात में ऐसे छोटे छोटे द्वीपों की बहुत सी दीर्घमाला हो रही है। तो आप गुजरात के आदरणीय राज्यपाल महोदय हैं। आपका अध्ययनशील नेतृत्व और साहित्य के प्रति रुचि, इससे हमें भी बहुत कुछ प्रेरणा लेनी है। गुजरात और गुजरात की अस्मिता, इसके बारे में आप कुछ कहें तो हमें हमारे लिए बहुत मार्गदर्शक होगा। गुजरात को आज की परिस्थिति में तो बाद में सोचिए, गुजरात ने इस देश को बहुत दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मावलंकर आजाद, गुलजारी नंदा, मोरारजी देसाई, लगातार इसने
उच्च कोटि का व्यक्तित्व देश को दिया। मैं तो एक विद्यार्थी और छोटे आदमी के रूप में गांधी जी के आश्रम को ही दर्शन करना चाहता था। इसके लिए मैं विशेष रूप से आया था बहुत सालों पहले साबरमती के दर्शन के लिए। यहाँ द्वारकाधीश, सोमनाथ, ये तो सब हैं, लेकिन मैं अपने लिए सबसे बड़ा पवित्र स्थल और धार्मिक स्थल साबरमती को मानता हूँ। और ये मानता हूँ कि इस देश को एक करने वाला अगर कोई महान व्यक्तित्व हुआ है तो वह सरदार पटेल हुआ। गुजरात की अस्मिता के लिए मैं क्या कहूँ, ये तो सारे देश को इसकी देन है, इसका नेतृत्व हो रहा। जहाँ तक इसके भविष्य की संभावना की बात है, सदियों से यहाँ के लोग विदेशों में जाकर व्यवसायी बने, मेहनत किया, त्याग किया। यहाँ का उद्योग, यहाँ के उद्योगपति, यहाँ का व्यापार, यहाँ का सामान्य जीवन, मोहक व्यवहार बहुत ही प्रभावित करता। मैं ये मानता हूँ कि गुजरात बहुत ही थोड़े समय में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योग का, कॉमर्स का स्थान बनेगा, प्रदेश बनेगा और उसकी तरक्की की बहुत ऊंची संभावनाएं हैं और देश को अधिक संपन्न करने में इसका योगदान होगा। आप गुजरात की जनता को कुछ प्रेरक संदेश दें। मेरा यही निवेदन है कि गांधी जी की परंपरा को कायम रखें, उनके विचारों को कायम रखें और जिस तरह से अध्यवसायी जीवन है यहाँ के नौजवानों का, दुनिया के किसी भी जगह जा कर के महान कठिनाइयाँ और तकलीफ सह करके वे हर एक क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, वे करते रहें। यहाँ के अच्छे डॉक्टर, अच्छे एडवोकेट, अच्छे साइंटिस्ट, इसने हिंदुस्तान को बहुत गौरव प्रदान किया है। उस परंपरा का ये पालन करें। गुजरात के दर्शकों के लिए आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री कृष्णपाल सिंह जी ने बहुत कम समय में लेकिन बहुत ज़्यादा अधिक प्रकाश उजागर किया है। गुजरात के लिए ये काफ़ी मार्गदर्शक रहेगी बातें। हम आदरणीय राज्यपाल जी का आभार और धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद।